प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। पिछले क्लास में हमने देखा था धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या दिखे थे। इस तरह कुंडली लिए थे और उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे। इसका वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स से 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे और ये वीडियो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, ये जो क्वेश्चन है वो इसी वर्ष 2020 में 5 नंबर में पूछा गया था, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, चित्र मैं पहले से बना के रख दिया हूँ, चित्र को मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, बस आप देखते बस रहिए। तो क्या है हमारा टॉपिक, देखिए वृत्ताकार लूप। क्या है वृत्ताकार लूप? तो क्या करेंगे हम एक वृत्ताकार लूप ले लेंगे। ठीक, क्या ले लेंगे? एक वृत्ताकार लूप ले लेंगे, अर्थात यह है हमारा एक वृत्ताकार लूप। अब हमको इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, अर्थात वृत्ताकार लूप का ये त्रिज्या होगा। ठीक, क्या होगा ये? इसके लिए यहाँ से देखेंगे तो ये त्रिज्या होगा और पूरे को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसके लिए व्यास हो जाएगा। अब यहाँ से अर्थात यहाँ से क्या करते हैं हम x दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। ठीक, देखिए इसमें भी लिए हुए हैं हम बिंदु O से, मतलब इसके केंद्र को O देते हैं, तो केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P लिए हैं। क्या लिए हैं? एक बिंदु P, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम जानते हैं बायो-सेवर्ट का जो नियम है वो किस पर लागू होता है भाई? एक अल्पांश पर। तो हम इसके दोनों सिरे पर, वृत्ताकार कुंडली के दोनों सिरे पर dl लंबाई का, कितने लंबाई का? dl लंबाई का एक अल्पांश a और यहाँ पे ले लेते हैं एक अल्पांश a डैश। तो वृत्ताकार कुंडली के दोनों सिरे पर अल्पांश a और a डैश लेते हैं। अब इस अल्पांश a और a डैश को बायो-सेवर्ट के नियम से हम जानते हैं अल्पांश से r दूरी पर क्या था? बिंदु P। तो ये बिंदु P है, अर्थात इसको हम मिला देंगे तो इसके लिए दूरी क्या होगा? r। इसको भी मिला देंगे तो इसके लिए दूरी क्या हो जाएगा? r। तो यहाँ तक आपका चित्र कंप्लीट हुआ। ठीक, धीरे धीरे देखिए इस चित्र को मैं आपको इसके माध्यम से बता देता हूँ। फिर यहाँ बिंदु P है, अब यहाँ पे कोण बनेगा आपका फाई और यहाँ पे कोण बनेगा आपका फाई। अब बिंदु P पर निकालना है हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो अल्पांश a के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? dB। क्या होगा? dB। बिंदु P है वो इस dB को दो घटकों में वियोजित करता है, अर्थात एक ये होगा dB साइन फाई। क्या होगा? dB साइन फाई। और दूसरा घटक क्या होगा? dB कॉस फाई। ठीक, इस तरह से dB के दो घटक प्राप्त होंगे, dB साइन फाई और dB कॉस फाई। ठीक, यहाँ पे हम ले लेते हैं अभिलंब r, तो यहाँ पे का जो कोण रहेगा वो क्या होगा? फाई। अब इसी तरह इसको दे देते हैं हम इस रेखा को n, तो ये क्या होगा? Pn। तो dB cos फाई है वो OP के लंबवत Pn दिशा में है। ठीक, इसी तरह अल्पांश a डैश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगा dB डैश। क्या होगा? dB डैश। यहाँ dB लिए हैं तो पहचानने के लिए हम इसको कर देते हैं dB डैश। तो बिंदु P है वो इसको भी दो घटक में वियोजित करता है, अर्थात एक घटक होगा आपका dB डैश कॉस फाई और दूसरा होगा dB डैश साइन फाई। ठीक, इस तरह से इसके भी दो घटक होंगे और ये हो गए इसके लिए अभिलंब। यहाँ पे फिर बिंदु कोण बनेगा फाई। इस तरह से हमारा चित्र क्या हुआ? यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इतना समझ आ गया आपको? ठीक, अब इस चित्र को मैं मिटा देता हूँ और इस चित्र को मैं आपको एक बार अच्छे से और समझा देता हूँ। ठीक, चलिए देखिए अब माना O केंद्र और कैपिटल R त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप है। इसके केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब क्या करते हैं हम वृत्ताकार लूप के दोनों सिरे पर dl लंबाई का अल्पांश a और a डैश लेते हैं और इसको बिंदु P से मिलाते हैं और इसके बीच की दूरी हो जाएगा स्मॉल r। क्या हो जाएगा? स्मॉल r। ठीक, अब बिंदु A के कारण
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगा dB। क्या होगा? dB। तो बिंदु P dB को दो घटक में वियोजित करता है। एक घटक होगा dB cos phi और दूसरा होगा dB sin phi। ठीक इसी तरह हम अल्पांश a' के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगा dB'। तो बिंदु P dB' को भी दो घटक में वियोजित करेगा। एक होगा dB cos phi और एक होगा dB' sin phi। इस रेखा को नाम दे देते हैं हम Pn और नीचे वाला हो जाएगा Pn'। ठीक इसमें जो धारा है वो तीर की दिशा में ऐसे प्रवाहित हो रही है। इस तरह से चित्र हमारा कंप्लीट हुआ। अब आप पेन कापी निकाल लिए होंगे, तो चलिए वर्णन लिखना स्टार्ट करेंगे। हम वर्णन आपको लिखाते हैं, मतलब जितना भी मैं आपको चित्र के बारे में बताया हूँ उस सब को मैं आपको लिखवाता हूँ। तो चलिए वर्णन करके लिखेंगे। माना O केंद्र कैपिटल R त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप है जिसमें I धारा तीर की दिशा में प्रवाहित हो रही है। केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। फिर वृत्ताकार लूप के दोनों सिरे पर dl लंबाई का एक अल्पांश a और a' लेते हैं। इस अल्पांश से बिंदु P की दूरी स्मॉल r है। इस तरह से चित्र के बारे में हम बता दिए और ये जो विभाजित हुआ है उसको भी हम व्यंजक में देखेंगे। ठीक, तो वर्णन के बाद देखेंगे हम व्यंजक। सबसे पहले क्या करेंगे? बायो-सेवर्ट के नियम, अर्थात बायो-सेवर्ट के नियम से बायो-सेवर्ट की नियम से, तो बायो-सेवर्ट का जो नियम है वो अल्पांश से बिंदु P पर r दूरी पर बिंदु P लेते थे, तो उसके लिए हम क्या निकाले थे? ठीक, अल्पांश है हमारा, अल्पांश a के कारण, ठीक, अल्पांश a के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए। बायो-सेवर्ट के नियम से μ0/4 पाई IDL sin थीटा बटे r का स्क्वायर, तो dB इक्वल टू होगा μ0/4 पाई, ठीक, IDL sin थीटा बटे r का स्क्वायर। ठीक, अब पिछला याद कीजिए, वृत्ताकार लूप के केंद्र पर जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे तो यहाँ था अल्पांश और अल्पांश से r दूरी पर बिंदु P था। तो अल्पांश, ये है अल्पांश अर्थात dl, अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा ये है, तो इसके बीच का कोण क्या लिए थे हम? 90 डिग्री लिए थे। क्या लिए थे? 90 डिग्री लिए थे। अर्थात यहाँ पे भी आपका क्या है? ये अल्पांश है। ठीक, वृत्ताकार लूप है मतलब वो गोला है, तो अल्पांश और बिंदु P, मतलब यहाँ जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो उसी को हम यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में भी लिख लेना है अल्पांश A और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण क्या है? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसको हम इसमें रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें? dB इक्वल टू μ0/4 पाई। ठीक, ये होगा IDL साइन थीटा, थीटा की जगह क्या रखेंगे हम? 90 डिग्री रखेंगे और बटे हो जाएगा r का स्क्वायर। ठीक, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। तो dB इक्वल टू मिलेगा हमें μ0/4 पाई और IDL बटे r का स्क्वायर, और साइन 90 का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा तो 1 को आप छोड़ देना, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसे दे देंगे हम समीकरण 1। ठीक, अब लिखेंगे हम यहाँ पे dB को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, वियोजित किया जा सकता है। ठीक, दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। तो पहला घटक क्या होगा भाई? पहला घटक देखिए, बिंदु P है वो dB को दो घटकों में वियोजित करता है। ठीक, तो पहला है dB cos phi और दूसरा है dB sin phi। तो dB cos phi, dB cos phi किस तरह है? यह है हमारा OP।
ठीक, OP, और ये है क्या, P और N। तो OP के लंबवत इस तरह रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, लंबवत। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं OP के लंबवत, OP के लंबवत, OP के लंबवत कौन सी दिशा में, PN दिशा में, OP के लंबवत PN दिशा में। ठीक, यहाँ पे लिख लेना PN दिशा में। उसके बाद दूसरा घटक क्या होगा, दूसरा घटक है DB sin फाई, DB sin फाई क्या है दूसरा, DB sin फाई। और DB के लिए दिशा क्या होगा भाई, DB जो है वो, ठीक देखिए DB sin फाई हमारा ये है, तो ये OP के अनुदिश है ना, OP के ही दिशा में है, तो DB sin फाई को लिख सकते हैं हम OP के अनुदिश, OP के अनुदिश, ठीक, OP के अनुदिश। तो इस तरह से क्या करते हैं हम, DB को दो घटकों में विभाजित करते हैं और यहाँ तक अल्पांश A का जो काम है वो कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं दूसरा अल्पांश। दूसरा अल्पांश क्या है हमारा, A डैश। ठीक, तो अल्पांश A डैश के कारण, अल्पांश A डैश के कारण, ठीक, आप इसको पूरा लिख लेना, अल्पांश A डैश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इस तरह से लिख लेना, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, क्या होगा, DB। तो A डैश के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, DB डैश है, क्या है, DB डैश। तो ये DB डैश और ये भी सेम हो जाएगा μ0/4π। ठीक, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम साइन थीटा और साइन 90 नहीं लेंगे, डायरेक्ट इसी को लेंगे, अर्थात ये सेम टू सेम मिलेगा, μ0/4π IDL बटे R का स्क्वायर, और इसे देंगे हम समीकरण 2। यहाँ पे फिर लिखेंगे, ठीक, ये अल्पांश A डैश के कारण है। अब अल्पांश A डैश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता DB डैश है और बिंदु P DB डैश को भी दो घटक में विभाजित करता है। तो यहाँ पुनः लिख लीजिए आप DB डैश को, ठीक, दो घटकों में, ठीक, सेम टू सेम आप इसको फिर यहाँ तक लिख लीजिए, दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। तो दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, अर्थात इसका पहला घटक क्या होगा, पहला घटक देखिए सेम टू सेम होगा, वो DB डैश कॉस फाई, क्या होगा, DB डैश कॉस फाई, DB डैश कॉस फाई। ये क्या लिखेंगे हम इसको, ठीक, OP के लंबवत PN डैश दिशा में, ठीक, इसको OP के लंबवत, ठीक, PN डैश, OP के लंबवत, अर्थात ये OP है और इसके लंबवत PN डैश दिशा में। दूसरा घटक क्या होगा, DB डैश साइन फाई, ठीक, ये वाला होगा DB डैश साइन फाई। नीचे के लिए मैं सबको डैश से दिखा दिया हूँ और ऊपर वाले को बिना डैश से, ठीक। तो DB डैश साइन फाई ये भी क्या है, OP के ही अनुदिश, तो OP के अनुदिश, इतना आप इसमें लिख लेना, ठीक। अब आगे देखेंगे, दोनों अल्पांश के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए हैं। एक है समीकरण एक पहला अल्पांश के लिए, दूसरा है समीकरण तो दूसरे अल्पांश के लिए। अब हम क्या करते हैं, आपको पता होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निरक्षीय स्थिति पढ़े थे, तो एक दूसरे की विपरीत दिशा में होने के कारण दोनों घटक क्या होते हैं, आपस में निरस्त होते हैं, अर्थात ये DB cos फाई और ये DB cos फाई, ठीक, DB डैश कॉस फाई, ये दोनों परिमाण में बराबर हैं, लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, तथा DB साइन फाई और DB डैश साइन फाई एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप दो लाइन लिख लेंगे अपने कॉपी में, यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, DB cos फाई और DB डैश cos फाई परिमाण में बराबर तथा विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, तथा DB साइन फाई और DB डैश साइन फाई एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक। तो ठीक, ध्यान दीजिए, ये दोनों तो निरस्त हो गए, अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, अर्थात कौन कौन, DB साइन फाई और DB डैश साइन फाई। जब हम इसको आपस में जोड़ेंगे तो DB साइन फाई हमारा अल्पांश A के लिए था और DB डैश साइन फाई हमारा अल्पांश A डैश के लिए था, तो दोनों जुड़ेगा तो ये टोटल क्या बन जाएगा, एक वृत्तीय कुंडली बनेगा, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं वृत्ताकार लूप, वृत्ताकार लूप
के अक्ष पर, ठीक, वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, दोनों जुड़ेगा तो क्या होगा, पूरे वृत्ताकार लूप के लिए निकलेगा। अब हम अल्पांश के लिए dB लगाते थे, तो पूरे के लिए क्या लगाएंगे हम, ये B लगा देंगे। अब इधर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। समाकलन मतलब होता है वो पूरे को दर्शाता है, ठीक, तो किसी भी एक को लिखेंगे हम dB sin फाई, ठीक। आप चाहते हो तो dB डे sin फाई को भी लिख सकते हैं, क्योंकि समाकलन का चिन्ह लग गया मतलब dB sin फाई पूरी वृत्ताकार कुंडली को दर्शाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे हम, dB कहाँ पे हमारा समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से dB का मान यहाँ पे हम रखेंगे। यहाँ पे आप लिख लेंगे समीकरण 1 से dB का मान रखने पर, तो B इज इक्वल टू मिलेगा हमको समाकलन, dB का मान क्या है, μ0/4 पाई और IDL बटे R का स्क्वायर, IDL बटे R का स्क्वायर, और ये है sin फाई, ठीक। यहाँ पे देखिए DL क्या है, DL अर्थात DL के सापेक्ष क्या है, समाकलन है, तो DL के सापेक्ष समाकलन है, तो कहीं पे आपको DL दिख रहा है क्या इसमें, नहीं, तो DL को छोड़ के बाकी सभी को हम बाहर निकालेंगे, तो B इक्वल टू मिलेगा μ0/4 पाई और DL बचेगा I बटे R का स्क्वायर और sin फाई भी बाहर निकल जाएगा और समाकलन DL। फिर देखिए DL क्या है, अल्पांश की लंबाई है, ठीक, और समाकलन लगा है मतलब पूरे वृत्ताकार लूप के लिए है, तो वृत्ताकार लूप अर्थात ये होता है, ठीक, ये पूरे के लिए है, तो ये क्या है, परिधि है ना इसका, तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, तो इसके लिए त्रिज्या क्या है, कैपिटल R, तो इसके जगह क्या लिखेंगे हम, 2πr, तो B इज इक्वल टू मिलेगा हमें μ0/4 पाई I sin फाई बटे स्मॉल r का स्क्वायर, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, DL हटेगा तो ये होगा 2πr, ठीक, 2πr क्या है, वृत्त की परिधि, ठीक, जो कटेगा उसको काट देना, पाई से पाई और 2 से 2 इसको काट देना, तो B इज इक्वल टू मिलेगा हमें μ0/2, ठीक, μ0/2, यहाँ पे क्या है, I sin थीटा बटे R का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा है आपका, एक कैपिटल R बचा हुआ है, ठीक, इसको दे देते हैं हम समीकरण 3। अब क्या करते हैं, साइन थीटा और स्मॉल r, इन दोनों का मान हम यहाँ से निकालेंगे, अर्थात त्रिभुज है हमारा OPA, एक त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज AOP में साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे कोण ये बन रहा है, तो कोण का जो सामने वाला भुजा रहता है वो हमेशा लंब कहलाता है, इसलिए लंब होगा R, क्या होगा R, ये होगा लंब, और कर्ण क्या होगा, ये होगा ना, तो कर्ण की जगह लिखेंगे हम स्मॉल r। साइन थीटा का मान क्या मिला आपको, कैपिटल R बटे स्मॉल r, ठीक। अब हम देख लेते हैं इसी में पाइथागोरस प्रमेय से तथा पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको लिख लेना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो कर्ण क्या है यहाँ पे r और लंब क्या है कैपिटल R और आधार क्या है OP अर्थात x, तो कर्ण का वर्ग में क्या लिखेंगे हम स्मॉल r का स्क्वायर, लंब में लिखेंगे हम कैपिटल R का स्क्वायर और आधार में लिखेंगे हम OP की जगह स्मॉल x का स्क्वायर। यहाँ से हम स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे, तो स्क्वायर पक्षांतर करेंगे तो r इक्वल टू मिलेगा हमें कैपिटल R का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर का पक्षांतर क्या होता है, कर्णी होता है, क्या होता है कर्णी, और कर्णी का मान क्या होता है 1/2, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 1/2, ठीक। ये किसका मान मिल गया हमको, स्मॉल r का मान मिल गया। अब हम क्या करते हैं, फिलहाल यहाँ पे साइन थीटा का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में साइन थीटा का मान रखने पर, साइन थीटा का मान रखने पर, चलिए रख दीजिए समीकरण 1 में साइन थीटा का मान, तो b इज इक्वल टू मिलेगा हमें μ0/2, यहाँ पे I बटे R का स्क्वायर, तो ये I, और साइन थीटा का मान क्या है
कैपिटल आर बटे स्मॉल आर। क्या है साइन थीटा का मान? कैपिटल आर बटे स्मॉल आर। तो यहाँ कैपिटल आर बटे स्मॉल आर रखिए तो ये होगा कैपिटल आर बटे स्मॉल आर, लेकिन पहले से यहाँ पे एक आर स्क्वायर है और एक कैपिटल आर है तो ये आर। ठीक, इसके बाद इसको एक लाइन थोड़ा सा हल कर लेते हैं। b इक्वल टू म्यू 0/2। ठीक, ये है i और r का गुणा करेंगे तो ये कैपिटल R का स्क्वायर होगा और नीचे में यहाँ पे r का स्क्वायर है और एक स्मॉल r है तो ये होगा r का क्यूब। अब हम क्या करते हैं, r के मान को यहाँ से इसमें उठा के रखते हैं। ठीक, यहाँ से हम स्मॉल r के मान को इसमें उठा के रखते हैं, फिर वो हमारा लास्ट स्टेप होगा। ठीक, लंबाई थोड़ा अधिक है लेकिन इसको ध्यान से देखोगे तो वो बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे रख दीजिए, स्मॉल r के मान को रखने पर लिख लेंगे आप। तो b इज इक्वल टू मिलेगा हमें म्यू 0, ठीक, i r का स्क्वायर बटे, ठीक, स्मॉल r का वैल्यू क्या है, कैपिटल R का स्क्वायर x के स्क्वायर और इसके पावर में है 1/2। ठीक, तो ये होगा 2 और स्मॉल r की जगह रखेंगे हम कैपिटल R का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर। ठीक, और ये ब्रैकेट यहाँ पे 1/2 है और यहाँ देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और घात में क्या है 1/2 है, लेकिन यहाँ पे क्यूब और है। ठीक, तो ये क्यूब और ये घात दोनों क्या होंगे आपस में गुणा, अर्थात ये मिलेगा हमें 3/2। ठीक, इस तरह से ये जो व्यंजक है म्यू 0 i r का स्क्वायर बटे 2 कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसके घात में 3/2, यही क्या है, धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अभिष्ट व्यंजक है। ठीक, छोड़िएगा नहीं, थोड़ा सा 2 लाइन आपको और बताऊंगा मैं। ठीक, हम जानते हैं लूप अर्थात कुंडली को ही लूप कहते हैं। तो लूप में क्या होती है, फेरों की संख्या होती है। तो फेरों की संख्या क्या मानते हैं हम, कैपिटल N मानते हैं। तो यहाँ पे इसके नीचे में एक लाइन लिखेंगे आप, यदि लूप में फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो कैपिटल N होगा तो क्या करेंगे, उस व्यंजक में आप कैपिटल N को और जोड़ देंगे, अर्थात उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। b इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा, फिर b इज इक्वल टू मिलेगा, क्या मिलेगा, म्यू 0 n i r का स्क्वायर। ठीक, ये जो n है वही क्या दिखाता है, फेरों की संख्या को दिखाता है और नीचे में है 2। ठीक, नीचे में क्या है, कैपिटल R का स्क्वायर x का स्क्वायर और ये 3/2। तो ये जो व्यंजक है वो किसके लिए है भाई, कुंडली में फेरों की संख्या है उसके लिए। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो व्यंजक है वो कंप्लीट होता है। और आपको इस व्यंजक में कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, उसमें आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम एम्पियर के परिपथीय नियम। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।